हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर मैथ्स में जो आपका 26 अप्रैल 2022 में, यानी अभी जो अप्रैल में आपका जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था उसको मैं आज सॉल्व कराने वाली हूँ। उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगी। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की आपको वीडियोस और डीएलएड से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर लिखा है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ आपको इन्हीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगी, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है, सॉल्व करके दिखाऊँगी। और ये जो आपका पेपर था ये बहुत ही ईजी पेपर आया था, फिर भी बहुत से ऐसे हमारे जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं जिनको ये टफ़ लगा था, बल्कि ये टफ़ नहीं है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन है वो है प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या है। यानी जो प्राकृतिक संख्या है यहाँ पर अगर कहा जाता एक की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन होता तो आपका आंसर होता 0। ठीक है, यानी आपका आंसर होता 0। क्यों? क्योंकि एक की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पूर्ववर्ती यानी कि पहले की संख्या। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से ये भी कह सकते हैं पहले की संख्या। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले की संख्या के बारे में बात की जा रही है। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बच्चे क्या हो गए, जो हमारे प्रशिक्षु हैं डीएलएड प्रशिक्षु वो हो गए कंफ्यूज, इसलिए उनका ये जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे? उन्होंने ये ढंग से नहीं पढ़ा कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के बारे में बात की जा रही है। और अगर आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या ये सभी अगर अच्छे से पढ़ा होगा, जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा, उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। सभी ने क्या किया, प्राकृतिक संख्या को ना पढ़ के उन्होंने बस ये सोचा कि संख्या के बारे में पूछ रहा है कि एक से पहले कौन सी संख्या आती है, तो एक से पहले 0 आती है यानी 0 आती है, तो सबने टिक लगा दिया। यही आपकी मिस्टेक है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, उसके बाद उसका आंसर दिया करें। तो देखिए यहाँ पर कहा है प्राकृतिक संख्या, और आपको पता है कि 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और अगर यहाँ पर पूर्ण संख्या पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, 0 से लेकर, पूर्ण संख्या का मतलब है 0 से लेकर जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं, यानी जितने भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उन सभी को हम ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे कहा जाता है कि पूर्ण संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो भी आपका आंसर 0 होगा यानी 0 होगा, क्योंकि एक से पहले क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात की गई कि प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा 1। लेकिन यहाँ पे कहा गया प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या भाई 0 तो है नहीं, एक ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इससे पहले 0 नहीं आता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव है। तो पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव का मतलब भी मैंने आपको बताया। अगर आपने मेरी मैथ्स की आप अगर मैथ्स की चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैंने सारे मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं करा दिए हैं, हर एक पॉइंट को समझाया है, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव है। तो पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव मैंने क्या बताया था कि तत्समक अवयव का मतलब होता है जैसे कि ये 0 है, 0 में आप 0 ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, यानी कि वो संख्या फिर से वही आए। तत्समक अवयव का मतलब है कि ऐसी संख्या से जो किसी संख्या को जोड़िए जिससे वह संख्या उतनी ही रहे जितनी है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या है, तो पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है यानी 0 है। यानी आप किसी भी संख्या में जब 0 को जोड़ेंगे या 0 को ऐड करेंगे तो आपकी वही आपको संख्या प्राप्त होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, उसका अर्ध परिमाप होगा। परिमाप के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो कहा गया है, लेकिन इसके अर्ध परिमाप के बारे में पूछा है, तो क्या होगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तो जैसे ये आपका वर्ग है, आपको पता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर या मीटर होगा, और ये भी 1 सेंटीमीटर या मीटर होगा, और ये भी 1 सेंटीमीटर या मीटर होगा, ठीक है। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, यानी चारों भुजाएं, ठीक है। वर्ग की कितनी भुजा होती है, 4 होती हैं, तो चारों एंगल्स अगर यानी उसके चारों एंगल बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो वो वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर दिया है और इसका परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब होता है कि मतलब कि ये चारों भुजाओं के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो वर्ग का हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तभी हमें परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1 वर्ग मीटर, ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया है और भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर भुजा स्क्वायर में है तो इसको हम अंडर रूट में कर लेंगे, 1 को हम अंडर रूट में कर लेंगे और यहाँ पर भुजा हो जाएगा। तो 1 का, अब जब 1 का अंडर रूट आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल आप ऐसे ही जान सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 1 मीटर होगा। इसको आप ऐसे ही आंसर दे सकते थे बिना सॉल्व किए। देखिए कितना इजी है, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गए कि वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप पूछा है और दिया क्षेत्रफल है। तो भाई अगर आप क्षेत्रफल का भी आप सूत्र लगाकर उसको सॉल्व करते हैं तो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। 4th है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। क्या कहा गया है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और हमें उसका क्या होता है, तो फिर हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या एंगल स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। याद, हर आपको सूत्र याद होने चाहिए तभी आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आप क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे √3/4 इंटू भुजा कितनी दी है, 10 दी है, यानी 10 की पावर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्पेस नहीं है इसलिए आप नोट करते जाइए, ठीक है। तो √3/4 इंटू 10 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम 10 को होल ऑफ स्क्वायर को इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 10 को 10 से जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4 को 100 में डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 8 बचा यहाँ पर, तो 4 2 जा 8, ठीक है, सॉरी 4 2 जा 8 और 8 हुआ और यहाँ पर बचा 2, तो 4 5 जा 20, ठीक है, ये हो गया। यानी कि आपको हिंदी में भी बता दे रही हूँ, यानी कि 4 से हम जब 100 को भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया और बचा 2, तो 4 पंचे 20, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आंसर आया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप ऐसे लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 25√3, ठीक है, यानी 25√3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या आपके ऑप्शन में ऐसा आंसर है, जी है। ये देखिए क्या हो गया, 25√3 वर्ग सेंटीमीटर या 25√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, या हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सर्व समीका है। देखिए अगर आपने समीकरण और सर्व समीका के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भी आपको मेरे चैनल पर वीडियो सारी मिल जाएंगी, ठीक है।
तो मैंने आपको समीकरण और सर्व समीकरण के बारे में बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरी डिटेल से आपको बताया हुआ है। तो सर्व समीकरण का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, जब क्या होता है, जब आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होता है तो उसे हम, या बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्व समीकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं होता है, यानी कि जो आपका RHS है और आपका LHS है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका 2 आंसर आया है तो यहाँ पे भी 2 आंसर आना चाहिए, वही यहाँ पर पूछा है। तो देखिए, इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, तो मैं सेकेंड ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट मैं आपको भी समझाऊंगी। तो सेकेंड क्या है, 8 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, या ये आपका समीकरण है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये जब आप सॉल्व करेंगे दोनों का आंसर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इस 5x माइनस 1 बराबर 9, तो इसका क्या होगा, इसमें भी आपका जो ये आपकी समीकरण है, यानी कि दोनों आपका जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 3x ब्रैकेट में x प्लस 1 ब्रैकेट 1 और 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो जब ये आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो पहले इससे इसको गुणा करते हैं, उसके बाद इसको इससे गुणा करते हैं। तो 3x इंटू एक्स और प्लस का यहाँ पे निशान है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, और फिर क्या होगा 3x इंटू 1 और ये। ठीक है, फिर क्या होगा 3x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर हो गया प्लस 3x इंटू 1, यानी कि 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा। किसी भी आप संख्या को या किसी भी नंबर को 1 से आप गुणा करते हो तो आंसर क्या आता है, जैसे 2 एकम 2, 3 एकम 3, ऐसे ही तो आता है ना। तो देखिए, जो आपका राइट हैंड साइड है वही आपका लेफ्ट हैंड साइड आंसर है, यानी कि आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए, उसी को हम सर्व समीकरण कहते हैं। यानी कि जो आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो आपकी सर्व समीकरण कहलाएगी। तो ये थे आपके 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। और इसके बाद में आपका 6 यानी शॉर्ट जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इतना ही आज के लिए। तो मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।